मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। बोला वैसा। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तो हजरत असदुद्दीन ओवैसी, रजाकारों के वंशज, उन्हें ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री देखकर कलेजे में कुछ खराश आ गई और उनको ये लगा कि चूंकि ऋषि सुनक एक हिंदू है और वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया है, तो भारत को भी ब्रिटेन का उदाहरण जो है वो उसका अनुसरण करना चाहिए। और उसका अनुसरण कैसे करना चाहिए? क्योंकि हजरत ओवैसी जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब कि वे उस दिन की प्रतीक्षा में है जिस दिन कोई हिजाबी लड़की जो है वो भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। तो भाई हजरत ओवैसी, पहले तो आपको ये बात बता दूं कि ऋषि सुनक जिसका उदाहरण लेके आप ये बयानबाजी कर रहे हैं, वह किसी भी खैरात से तो प्रधानमंत्री बना नहीं। एक बात, वो ब्रिटेन में पैदा हुआ, ब्रिटेन में उसकी स्कूलिंग हुई, साउथहैम्पटन में। उसके बाद वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लेके, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप समझते हो कि नहीं समझते हो हजरत ओवैसी? क्योंकि तुम्हारे जो विस्तृत जो पूरा खानदान है और जो हिजाबी हैं और जो आपके टोपी वाले हैं, इनमें कभी किसी ने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप ली है क्या? या कोई संभावना है दूर दूर तक की कि इसमें से कोई फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लेके और चला जाए? तो वो अगला जो है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लेके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नाम सुना है क्या तुमने? तुम्हारा वहाँ एडमिशन कभी नहीं हो सकता था हजरत ओवैसी, क्योंकि तुम जो है तुम अपने पैसे से तुमने बैरिस्टर की डिग्री खरीदी है। ये सबको पता है और ये भी पता है सबको कि बैरिस्टर की डिग्री कैसे मिलती है वहाँ पर। यानी कि जो भी मुंशी बन जाए जाके वहाँ पर, वो मुंशी बन के वो बाद में आराम से बैरिस्टर की डिग्री लेके आ सकता है। बस इतना है कि चूंकि थोड़े दिनों तक ब्रिटेन ब्रिटेन में रहता है तो अंग्रेजी अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लेके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए में टॉपर्स में एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी से करके और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम करते हुए आकर पॉलिटिकल पार्टी में सम्मिलित होता है, बिना किसी कोटे के, बिना किसी विक्टिमहुड नैरेटिव के, बिल्कुल समान रूप से, और उसी समान रूप से व्यवहार करते हुए आज वह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाता है। आप तो यह बता दीजिए कि आपकी जो तथाकथित टोपी वालों की और हिजाब की जो पार्टी स्वयं है, उसमें कितनी हिजाबी महिलाओं को आपने आज तक टिकट दिया है? और आप भारतीय जनता पार्टी से यह क्यों अपेक्षा रखते हैं कि वह मुसलमानों को टिकट दे, जबकि दूसरी तरफ से आप खुलेआम अपील ये करते रहते हैं कि कोई भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे? किस आधार पर? धर्म के आधार पर। तो ऋषि सुनक तो जो है वो पूरी तरह से बिना किसी धर्म की राजनीति किए हुए प्रधानमंत्री बना है। और आप यहाँ पर माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करके, यानी कि भारत में वैसे भी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स जो है वो मुस्लिम धर्मांधता की राजनीति का दूसरा नाम है, जिसके आप एक सुयोग्य प्रतिनिधि हैं, सब जानते हैं। तो ये आप सुयोग्य प्रतिनिधि होते हुए पहले तो आपसे यह हम अपेक्षा करते हैं कि आप एक दो हिजाबियों को कम से कम आप एक एमपी तो बनवा दें। आपके कुल 2 एमपी हैं। हैदराबाद में आपने अपना कब्जा कर रखा है, तो भाई हैदराबाद से ही जो आपकी सबसे सुरक्षित सीट है, क्योंकि दूसरी जो औरंगाबाद यानी जो संभाजी नगर वाली जो सीट है वो तो आनी जानी है। पिछली बार जो है वो शिवसेना के एक विद्रोही प्रत्याशी और शिवसेना वाले आमने सामने लड़ लिए, उनके वोट कट गए, तो उसमें आपका प्रत्याशी जो है औरंगाबाद उर्फ संभाजी नगर से निकल गया। अगली बार वो जीतेगा नहीं, ये आपको हम लिख के दे सकते हैं, क्योंकि अब लोगों ने देख लिया कि आपस में यदि हम वोट काटेंगे तो आपके जैसा जो जलील आदमी है, क्या नाम है उसका, जलील जलील कोई जलील है वो, तो वो जलील जो है वो बन जाएगा। जलालत लोग
अपनी देखना नहीं चाहते। तो आप अपनी हैदराबाद की सीट जो है, अगर चूँकि आपको खैरात में ही बनवाना है, तो पहले यदि किसी को प्रधानमंत्री हिजाबी लड़की को बनना है, तो उसके लिए हिजाबी लड़की को एमपी बनना पड़ेगा। तो पहले उस हिजाबी लड़की को आप अपनी हैदराबाद की सीट सौंप दीजिए। हैदराबाद की सीट सौंपने के बाद जब वो हिजाबी लड़की पार्लियामेंट में बन के पहुँच जाए एमपी, तो उसके बाद फिर उसे पूरी पार्लियामेंट का विश्वास जीतने दीजिए। जैसे भारत में मोदी जी ने जीत रखा है, अपनी पार्टी का पूरा विश्वास, पूर्ण बहुमत उनके साथ है। इसी प्रकार से ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी का 2/3 से अधिक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसने उनका समर्थन किया। इसलिए वो आज इस स्थिति में पहुँच गए कि वो प्रधानमंत्री बन गए। तो भाई तुम किस पार्टी से उस हिजाबी लड़की का समर्थन कराओगे? भारतीय जनता पार्टी तो तुम्हारा समर्थन करने से रही, क्योंकि तुम तो रज़ाकार के वंशज हो, रज़ाकारों जैसी बातें करते हो। सारे समय जो है वो मुसलमान, मुसलमान, मुसलमान करते रहते हो। तुम्हारा जो घोषित उद्देश्य है अपनी पार्टी में, तुम्हारी पार्टी का नाम ही मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन है, यानी मुसलमानों की यूनिटी के लिए काम करने वाली पार्टी। तो ये तो हज़रत ओवैसी की बात हुई, व दूसरी तरफ वो हमारे तरूर साहब बोल रहे थे। साहब थरूर साहब ने कहा कि साहब कि क्या कोई माइनॉरिटी कभी कोई बन सकता है? यार तुमने माइनॉरिटी इतने साल तुम रहे, तो तुम्हारे जो इंदिरा जी थी, वो तो एक पारसी से विवाहिता थी, तो पारसी क्या माइनॉरिटी में नहीं आते? हमारे देश की संस्कृति में तो जो विवाहिता है उसको पारसी ही मान लिया गया। उनका पुत्र भी पारसी था, तो उनको आप माइनॉरिटी कोटे में नहीं गिनते? या केवल मुस्लिम ही आपके हिसाब से केवल मुस्लिम ही यहाँ पर माइनॉरिटी होते हैं? जहाँ भी आप देखेंगे कि जो भी माइनॉरिटी कमीशन होगा या कोई और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री होगी, वहाँ सब जगह है हमारे अशराफ मुसलमान भाई कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं, और उसके बाद दूसरों को भी, यानी कि जो अन्य छोटी माइनॉरिटीज़ हैं, उनको कोई स्पेस नहीं देते। आपको पता है ना कि मुख्तार अब्बास नकवी को क्यों निकाला गया? मुख्तार अब्बास नकवी को इसलिए निकाला गया क्योंकि 610 करोड़ के बजट में से 584 करोड़ उन्होंने सिर्फ़ मुसलमानों के लिए अलॉट कर दिया था। तो भाई ये वो माइनॉरिटी है जो अपने आप को माइनॉरिटी केवल और केवल पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए कहलाती है, वरना ये वो माइनॉरिटी है जिसने इस देश के 2 टुकड़े करा दिए, और किसी भी सूरत से इसको माइनॉरिटी कहना उचित नहीं है। लेकिन यह अपने आप को माइनॉरिटी बनाए रखना चाहती है, जो भी सुविधाएँ चाहती है वो माइनॉरिटी के रूप में ही चाहती है। जो भी कार्य करना चाहते हैं इसके जो लीडर हैं वो केवल माइनॉरिटी के रूप में ही करना चाहते हैं, और अब जो है वो माइनॉरिटी का कोटा माँग रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे। तो भाई ये तो ना आज मिले ना तुमको कल मिले। और शशि थरूर जी, आप भी सुन लो, आप जो है घर से ही शुरू करो ना भाई। खड़गे साहब को क्यों बनाया आपने? आपके पास और क्या कोई मुस्लिम लीडर नहीं था, उसको बना देते। उसको बनाते तो हम जानते कि भई हाँ, कभी आप कांग्रेस पार्टी भी जो है, वो भी प्रधानमंत्री किसी मुस्लिम को कैंडिडेट बना सकती है। ना, 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 उसके लिए तो वो रिज़र्व है। उसके लिए तो राहुल गांधी के लिए प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेचर रिज़र्व है। कांग्रेस की तरफ से तो कैंडिडेट कोई गांधी परिवार का ही होगा। तो रिज़र्वेशन तो करा रखा है वंश का, और बातें करेंगे माइनॉरिटी की। एक तीसरे और आ गए। तीसरे और आगे क्या-क्या आप सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाएँगे? सोनिया गांधी इस देश में पैदा हुई थी क्या? सोनिया गांधी ने इस देश की संस्कृति को अपनाया क्या? क्या सोनिया गांधी ने हर स्तर पर इस देश की संस्कृति को झुठलाने का प्रयास किया है या नहीं किया है? खाली साड़ी पहनने से सोनिया गांधी भारतीय नहीं हो गई, क्योंकि सोनिया गांधी जो हैं उन्होंने हर स्तर पर जो क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ हैं उनको पनपाने का प्रयास किया है, भारतीय अस्मिता को झुठलाने का प्रयास किया है, और जो सारी की सारी कम्युनिस्ट विचारधारा, झूठा इतिहास इत्यादि जिसके लिए भी हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और अब हमने कुछ नैरेटिव थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है, उसको सबको बढ़ाने में, आपका आरटीई लाने में, मंदिरों पे कब्ज़े करवाने में, जितने भी हिंदू विरोधी काम हैं, यानी कि इस
देश की मेजॉरिटी के विरोध के काम है। सोनिया जी ने किया, तो सोनिया जी को हम कैसे स्वीकार कर लेंगे? और वैसे भी भाई इस देश में नागरिक वो बाद में बनी है। इस देश का प्रधानमंत्री वही बन सकता है जो इस देश में जन्म लिया हो पहला, इसलिए सोनिया गांधी को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ये आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लें, पहले भी नहीं किया था और इसी कारण उनको प्रधानमंत्री पद के पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि इटली के साथ में जो संधि है उसके अनुसार वो प्रधानमंत्री का पद नहीं पा सकती, क्योंकि इटली जो है वहां से बाहर से जन्म लिए हुए किसी अन्य नागरिक को देता नहीं है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो आप जितने भी लोग हैं, चाहे वो शशि थरूर हों, चाहे सोनिया जी के समर्थक हों, चाहे राशिद अल्वी हों और चाहे हज़रत ओवैसी हों, सब लोग आप कान खोल के सुन लो कि पहले आपके भीतर ऋषि सुनक जैसी काबिलियत पैदा करो। जिस दिन वो काबिलियत पैदा हो जाएगी और जिस दिन ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी करना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हारा कोई क्लेम बनेगा। आज तो तुम्हारा क्लेम भी नहीं बनता। इसलिए आराम से घर पे बैठो और तस्बीह जो है वो जो हम तो भाई ऐसे-ऐसे करते हैं, तुम उसको उल्टा चलाते हो तस्बीह को, क्योंकि पता है कि हर काम उल्टा ही करना है। और इस्तिंजा भी आप करते हो तो उल्टा करके करते हो। सीधा-सीधा नहीं करते, तो हर काम जब उल्टा ही करना है तो इसका भी इस्तिंजा करो आराम से, डेरा शरीफ पे अपना सर टिकाओ और कहो जय श्री राम।